हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर chemistry class. In today's class, we'll be continuing our chapter number 5 of NCERT titled as Surface Chemistry. So, it's a very simple chapter that you might have already seen in the previous videos in which I had discussed about adsorption. एड्जॉर्प्शन एक बहुत ही बेसिक फिनोमेना था, एक बहुत ही बेसिक सरफेस फिनोमेना था जिसमें हमने देखा था कि भाई कैसे कोई भी मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है. ओके, दैट वी हैड सीन इन द टॉपिक ऑफ एड्जॉर्प्शन, और उस टॉपिक को मैं पूरा कर चुका हूँ बाय द प्रीवियस वीडियो. So in today's video we will be discussing a new topic of surface chemistry, that is catalysis. Catalysis बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है. आप इस शब्द को फ्रॉम योर क्लास 8th सुनते आ रहे होगे, आप इस शब्द को अपनी क्लास 8 से सुनते आ रहे हो, कैटलिस्ट. ओके, तो आज हम उसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है. ओके, देन आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि भाई कैटलिस्ट काम कैसे करता है, और ये हमारे सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैटलिसिस है क्या वो एक सरफेस रिएक्शन है. ओके, वो सारी बातें आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे. सो यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द वीडियो. नाउ वी आर बिगिनिंग. सो बच्चों, कैटलिसिस एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, वो किसी भी रिएक्शन में हम डालते हैं और वो उस रिएक्शन के रेट को या फिर जिस भी कंडीशन के अंदर वो रिएक्शन हो रहा था उन रिएक्शंस को फेवरेबल बना देता है फॉर दैट रिएक्शन टू अकर. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों कैटलिसिस. ओके, आप देखो कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है. यानी कि पहले कुछ रिएक्शन हो रही थी, दैट इज़ देयर वर सम रिएक्टेंट्स विच वर बीइंग कन्वर्टेड टू गिव मी प्रोडक्ट्स. ठीक है, एक रिएक्शन अपने आप हो रही थी, बट उस रिएक्शन में कुछ कमियां थी. कमियां कैसे थी कि भाई रिएक्शन ना बहुत ही धीरे धीरे टेक प्लेस हो रही थी. कि भाई मान लेते हैं कुछ रिएक्टेंट्स थे और वो कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट्स में. तो जो रेट था इनके कन्वर्जन का, जो रेट था भाई रिएक्शंस का, रिएक्टेंट्स का कन्वर्ट होने का प्रोडक्ट में, दैट वाज वेरी स्लो. ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज कि आप इसको बच्चों ऐसे समझो कि एक क्लास है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ काम दिया गया है. Okay, there is a class in which there is some work assigned to the students of that particular class. ठीक है, अगर उनको मालूम है कि इस वर्क को चेक करने के लिए कोई टीचर नहीं आने वाला, ओके, उन्हें पता है कि भाई जो हमें वर्क दिया गया है इसको कोई भी चेक करने नहीं आएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो वो उस काम को बहुत ही आराम से करेंगे. ओके, उन्हें जल्दी कुछ नहीं होगी, काम तो बहुत कम टाइम का है बट वो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगा देंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इसको किसी ने चेक करना नहीं है, तो हम बेकार ही इसमें अपनी मेहनत करें और इसको जल्दी से करके दे दें. वेयर एज अगर उसी काम को दिया जाए और क्लास में एक टीचर को बुला दिया जाए, ओके, काम अब भी वही है, बच्चे अब भी वही हैं, बट फ़र्क क्या है कि अब इस क्लास में एक टीचर आ चुका है. तो अब बच्चे क्या करेंगे, उस टीचर के डर की वजह से वो उसी काम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ एन आवर में पूरा कर देंगे, क्योंकि वो काम सिर्फ आधे घंटे का था. बट वो जब उन्हें पता था कि भाई टीचर है नहीं क्लास में और ना ही उसने आना है, तो वो उस काम को बहुत ही धीरे कर रहे थे. अगर आप उनको पूरा दिन भी देते उस काम को करने के लिए तो शायद वो नहीं कर पाते. जब आप डे के लास्ट में उनके पास जाते और उनसे पूछते आपने अपना काम कर लिया, तो शायद वो एक्सक्यूज़ बना देते कोई ना कोई कि हमसे नहीं हुआ या बहुत टाइम लग गया. ओके, सो उसका मतलब है कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो उस काम को आधे घंटे में कर सकते थे, बट वो काम नहीं कर रहे थे. दे वर बीइंग लेजी. ओके, सो हमने क्या किया, एक टीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया उस पर्टिकुलर क्लास में. उसकी वजह से क्या हुआ, जो रेट था बच्चों के काम करने का वो बढ़ गया.
ओके, उन्होंने उसी काम को आधे घंटे में कर दिया जिसको पहले 5 घंटे में करते। सो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, टीचर ने कैटलिस्ट का काम किया, ओके, जिसके अंदर उसने स्टूडेंट्स के रेट को इंक्रीज कर दिया सो दैट द स्टूडेंट्स को कंप्लीट द वर्क इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यही काम करता है आपका कैटलिस्ट। ठीक है, आपने ध्यान से देखा हो कि देखो ना टीचर ने आकर के इन्हें कुछ बताया, ना ही समझाया और ना ही इनका काम किया। काम जिसने करना था उसी ने किया, ओके, और जो काम करना था वही काम हुआ भी, बट जो उस काम को करने का टाइम था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, इस टीचर की वजह से। और टीचर खुद ने इस काम में कहीं भी हिस्सा नहीं लिया, उसने किसी स्टूडेंट की हेल्प नहीं करी इस काम को करने में। सो इसका मतलब ये है कि टीचर एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आता है और बिना उस रिएक्शन में पार्ट लिए उस रिएक्शन के रेट को इनहेंस कर देता है या फिर इंक्रीज कर देता है। उसको हम बोलते हैं बच्चों कैटलिस्ट, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, सो आई होप कि आप समझ चुके हो कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज बोल रहा हूँ, जबकि आपने सुना होगा इन योर लोअर क्लासेस कि टीचर बोलते थे ऑल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ऑल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। वहाँ पर आप सुनते थे ऑल्टर, अब आप क्लास 12th में सुन रहे हो इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जब आप क्लास 12th में आए सो अब आपके लिए एक टर्म है कैटलिस्ट और एक टर्म है इनहिबिटर। क्या है दूसरा टर्म, इनहिबिटर, जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया आपने, इनहिबिटर। सो अब हमने क्या किया, डिस्पाइट ऑफ नेमिंग द टर्म कैटलिस्ट फॉर बोथ द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, हमने एक और टर्म दे दिया इनहिबिटर। यानी कि जो सब्सटेंस रेट को बढ़ाएंगे उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट और जो रेट को कम करेंगे उसको हम बोलेंगे बच्चों इनहिबिटर। ठीक है, सो अब आप ऑल्टर वर्ड यूज़ नहीं करोगे फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ रेट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करने के लिए ये इनहिबिटर टर्म दिया गया है। तो अब हम बच्चों कैटलिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंसेस विच एक्सकलरेट और इंक्रीज, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लिख देना, विच एक्सकलरेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये सब डो नॉट माइंड इट ऑल, ओके, विच एक्सकलरेट द रेट ऑफ अ reaction without itself undergoing any chemical change। इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, सो आई होप दिस टर्म कैटलिस्ट एंड द फिनोमेना कैटालिसिस इज क्लियर टू यू कि भाई कैटालिसिस क्या है। कैटालिसिस एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, ओके, इट कम्स इनटू द रिएक्शन एंड एक्सकलरेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, कि भाई ना ही इसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क होता है और ना ही इसकी किसी केमिकल फीचर में कोई फ़र्क होता है इस कैटलिस्ट की। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा भी टीचर आया, एक फॉरेन सब्सटेंस आया जिसने क्या किया, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया और खुद ने कुछ काम भी नहीं किया। ठीक है, खुद सिर्फ आया, इसका आना ही बहुत था उस रिएक्शन के अंदर में। ओके, तो वो होता है बच्चों कैटलिस्ट। और कैटालिसिस के लिए आप लिख सकते हो द फिनोमेना ऑफ एडिंग कैटालिस्ट इनटू अ रिएक्शन इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, आप खुद लिख लेना, द फिनोमेना ऑफ एडिंग कैटालिस्ट इनटू अ रिएक्शन इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, अब दो चीज़ें और होती हैं बच्चों कैटलिस्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स, आई होप कि आप वर्ड देखकर ही इनका थोड़ा बहुत मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहे होगे कि भाई एक है प्रोमोटर और एक है पॉइजन, दोनों हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कैटलिस्ट। ठीक है, दोनों टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में, कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में। सो प्रोमोटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इस कैटलिस्ट जो भी ये काम कर रहा है, रेट को बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है,
उसका साथ देता है। ठीक है, मान लेते हैं कैटलिस्ट एक सब्सटेंस के रेट को इंक्रीज कर रहा है, तो प्रमोटर क्या करेगा, कैटलिस्ट के काम को और आसान बनाएगा। ओके, इट विल एनहेंस द एबिलिटी ऑफ दिस कैटलिस्ट। वेयर एज जो पॉइजन है वो उसके रिवर्स काम करेगा। मान लेते हैं कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इसके रेट को इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन के। सो पॉइजन आ करके कैटलिस्ट को फोर्स करेगा कि भाई तुम रेट को इंक्रीज मत करो। ओके, और रेट को कम करेगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी बात को इससे रिलेट करूं, सो बच्चों जो आपकी क्लास में टीचर आया था, मान लेते हैं कि कोई और आपके स्कूल का कोई लेटर आता है उनके पास और वो उस काम में इंडल्ज हो जाते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ओके, सो बच्चे क्या होते हैं, फिर से फ्री हो जाते हैं। अगेन दे आर फ्री बिकॉज दे नो दैट टीचर इज बिजी इन अ वर्क एंड ही वोंट पे अटेंशन टू अस। तो क्या होगा, फिर से जो इनका रेट था, जो ये काम शायद आधे घंटे में कर रहे थे, अब उसको वो 1 घंटे में कर पाएंगे। सो उस लेटर ने क्या किया, द लेटर एक्टेड एज अ पॉइजन। ओके, उसने इस टीचर की एबिलिटी को, इस टीचर की कैपेबिलिटी को कम कर दिया। इट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ दिस अफेक्ट ऑफ द टीचर। वहीं पर मान लेते हैं कि अब क्या हुआ, इन टीचर के साथ एक और टीचर आ गए आपकी क्लास के अंदर। आपकी क्लास के अंदर अब 2 टीचर हो चुके हैं। सो ये जो दूसरे टीचर आए, जो शायद पहले कुछ बच्चे जो कि शायद पीछे बैठ करके काम ना कर रहे होंगे, अब ये 2 टीचर की होने की वजह से, जो दोनों ही अटेंटिव टीचर्स हैं, सो अब सारे के सारे बच्चे इसी काम को और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, बिकॉज नाउ दे हैव अ प्रेशर ऑफ 2 टीचर्स अपॉन देम। अब वो किसी और काम में अपने आप को इनकलकेट ना करके सिर्फ और सिर्फ उसी काम को करेंगे। ओके, तो शायद वो इस आधे घंटे के काम को 15 मिनट में ही पूरा कर सकते हैं। सो क्या किया, एक और टीचर ने आकर के इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि जो इस टीचर की एनर्जी थी उसको डबल कर दिया। सो दिस टीचर एक्टेड एज अ प्रमोटर फॉर दिस टीचर, वेयर एज दैट लेटर विच डेविएटेड द अटेंशन ऑफ दिस टीचर एक्टेड एज अ पॉइजन। ठीक है, तो ये होता है बच्चों प्रमोटर और पॉइजन। तो इसको लिख लेते हैं कि प्रमोटर्स क्या हैं, सब्सटेंसेस विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, विच enhance the activity of a catalyst, उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रमोटर्स। और पॉइजन होते हैं which decrease the activity, are substances which decrease the एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉइजन। आपने ध्यान दिया होगा एक हेबर्स प्रोसेस, जो कि बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, आपने क्लास 11th में भी कई बार उसको पढ़ा था, हेबर्स प्रोसेस को। उसमें क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशो 1:3 कंबाइंस विद ईच अदर टू गिव यू अमोनिया। सो वहाँ पर आपने सुना होगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। एक होता है बच्चों आयरन दैट वाज गिवन टू यू एज अ कैटलिस्ट, और एक बोलते हैं भाई मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। क्या होता है, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। सो जो होता है मोलिब्डेनम, वो क्या करता है, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ आयरन, यानी कि जो रेट है, मान लेते हैं आयरन उस काम को आधे घंटे में करवा रहा था, तो मोलिब्डेनम के आते ही वो काम शायद 20 या 15 मिनट में भी हो सकता है, यानी कि उसने आकर के उस रेट को और ज़्यादा इनहेंस कर दिया। सो एग्जाम्पल ऑफ अ प्रमोटर कैन बी टेकन फ्रॉम द हेबर्स प्रोसेस, कि भाई नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वॉज गिविंग यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इन विच यू हैड द कैटलिस्ट एज आयरन एंड मोलिब्डेनम एज द प्रमोटर। सो यहाँ पर क्या था बच्चों, मोलिब्डेनम एक्टेड एज अ प्रोमोटर, इट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, वहीं पर अगर आपको चाहिए एक एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन, सो बच्चों आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओ तो करना कि जब आप कभी बीमार होते हो, सो यू फील क्वाइट लेजी एंड लॉस ऑफ एनर्जी, आपको लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है। सो वहाँ पर क्या होता है, वेन एवर यू आर सिक, सो सम अनवांटेड सब्सटेंस, सम बैक्टीरिया और वायरस एंटर टू योर बॉडी, और वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है बच्चों बायोलॉजिकल कैटालिसिस, जो हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। ओके, सो वहाँ पर क्या होता है, कुछ सर्टेन रिएक्शंस हमेशा आपकी बॉडी के अंदर टेक प्लेस होती हैं। ओके, सच एज द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। सो क्या होता है, वो भी एक रिएक्शन है, उसके लिए भी कुछ कैटालिसिस अंदर प्रेजेंट है।
सो क्या होता है, ये वायरस और बैक्टीरिया ये एक पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और उस रेट को, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को कम कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बहुत ही धीमा होता है, एंड ड्यू टू विच यू फील फैटीग एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। दैट वॉज ऑल दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट कैटालिस्ट एंड द फिनोमेना ऑफ कैटालिसिस। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, ये जो फिनोमेना है ऑफ कैटालिसिस, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस और एक को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। बट ध्यान रखना ये क्या है, कैटालिसिस है, हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस के बारे में, फिनोमेनास के बारे में। सो हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, जिसके अंदर जो पहला टाइप है दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। बहुत ही सिंपल है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लेट मी टेल यू, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि डिफाइन होमोजीनियस कैटालिसिस एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इट। तो आपको चाहे वो पहला टाइप हो कैटालिसिस का होमोजीनियस या फिर सेकेंड टाइप हो दैट इज़ हेटेरोजीनियस, दोनों के ही 2 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए और वो मैं आपके लिखवा दूंगा जो जो आपको याद करने हैं, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कैटालिसिस, क्योंकि एग्जाम में आता है ऐसे करके। सो पहले बात करते हैं भाई होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। सो जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा होमो माने सेम। सो ये कैटालिसिस एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो स्टेट है या फिर फेज़ है आपके रिएक्टेंट्स की और कैटालिस्ट की, वो दोनों सेम होती है। ओके, जो फेज़ है या फिर स्टेट बोल दो, जो स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, सो जो इन रिएक्टेंट्स की स्टेट है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, अगर वही सेम स्टेट आपके कैटालिस्ट की हुई तो उस तरह के हम फिनोमेना को बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है, दैट इज द फिनोमेना इन विच the phenomena in which the reactants and catalysts are in the same state. The reactants and catalysts are in the same state or phase. उस तरह के हम फिनोमेना या फिर रिएक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। सो द बेस्ट एग्जांपल कैन बी कंसिडर्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, यानी कि जो आपकी शुगर होती है दैट इज़ इन द सॉल्यूशन स्टेट, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अगेन इन अ लिक्विड स्टेट। तो आप ध्यान से देखो, शुगर का सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड स्टेट में। सो द कैटलिस्ट एज वेल एज द रिएक्टेंट्स आर इन द सेम स्टेट। लेट मी राइट डाउन, ये आपको दोनों एग्जाम्पल बच्चों याद करने हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। सी नाउ द रीज़न बिहाइंड गिविंग यू दीज एग्जाम्पल्स इज, मैं आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नाम याद है तो आप इजीली सिलेक्शन को लिख पाओगे, अगर आपको नाम याद है तभी लिख पाओगे। देखो हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, इट इज़ बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, हो किसका रहा है, शुगर का। अब शुगर का फॉर्मूला हर एक बच्चों याद होता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों शुगर का, C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शुगर एंड इट इज़ बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि इसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं और आपको देगा क्या, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि बच्चों दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। सो द फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस C6H12O6। सो देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है ये, द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, और इसके अंदर ये जो है इट इज़ इन दी सॉल्यूशन स्टेट दैट इज़ द लिक्विड स्टेट, और जो आपके पास यहाँ पर कैटलिस्ट है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अगेन इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो ध्यान से देखो, द फेज और द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड योर कैटलिस्ट आर सेम, so therefore the phenomena is a homogeneous catalysis phenomena. Now the other example is the oxidation of sulfur dioxide. ये फिर से एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है,
ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको दिख रहा होगा फिर से नाम से ही कि वी आर एडिंग ऑक्सीजन टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। अरे भाई, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को ऐड करो तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो वो पहले 2 थे, अब तो 3 हो जाएंगे, बट इसको बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग करने के लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप पुट अ 2 ओवर हेयर एंड पुट अ 2 ओवर हेयर। ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, 2 मॉलिक्यूल सल्फर, 2 2 4 + 2 6, 2 3 6, तो बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आपके पास कैटलिस्ट है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज अगेन अ गैस। सो ये भी एक गैस है और ये दोनों भी गैसेस हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने देख लिया दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर कि भाई जो स्टेट या फिर फेज है, द स्टेट और फेज ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैटलिस्ट। तो इस तरह के फिनोमेना को हम बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस कैटालिसिस। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। सो आई होप कि आप हेटेरोजीनियस को तो अभी तक रिलेट अपने आप कर पाए होगे। अगर आपसे कहूँ कि भाई खुद डिफाइन करो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को, आप खुद कर दोगे डिफाइन। ओके, क्या होगा बताओ हेटेरोजीनियस की डेफिनेशन। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की डेफिनेशन ऊपर से कंपेयर करो, आपको बताए भाई हेटेरो माने डिफरेंट। सो एक ऐसा फिनोमेना इन विच द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज, उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, फर्क किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट का। यहाँ पर सेम था क्योंकि यहाँ होमो था, होमो मीन्स सेम, यहाँ पर हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा, दैट्स इट। तो लिख लेते हैं इसको, द फिनोमेना इन विच the reactants and catalyst are in different state और phase, उसको हम बोलते हैं बच्चों heterogeneous catalysis. So I hope this term is again clear to you. देखो, ये टर्म्स याद करना इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल्स याद करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 2 चीज़ें इसमें से एग्जाम के अंदर आती हैं, इस टॉपिक में से, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में से। सो इसके एक एग्जाम्पल तो आपने अभी अभी देखा है, जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था। ओके, लेट मी शो यू वंस अगेन। ये ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ये क्या है, एक गैस है, ये क्या है, एक गैस है, बट जो इसके अंदर आपने डाला है कैटालिस्ट वो क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है, सॉलिड। ओके, सो यहाँ पर इनका स्टेट तो गैसियस है बट इसका स्टेट एक सॉलिड है, यानी कि द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट इज डिफरेंट। सो देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या हुआ बच्चों, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो सब्सटेंसेस आपके पास गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट इन द गैसियस फेज, दैट इज नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसके अंदर जो कैटालिस्ट है वो कौन सा है बच्चों, आयरन, विच इज़ अ सॉलिड। आपको मिलता क्या है, अमोनिया। ओके, विच इज़ अगेन अ गैस। सो आई होप कि आपने ये एग्जाम्पल तो कभी भूलोगे नहीं ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब एक और एग्जाम्पल जो बहुत ही सिंपल है और आपने इसको अपनी लोअर क्लासेस में कई बार पढ़ा भी है, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी बाय द एक्शन ऑफ निकल। ओके, तो वही आपके सामने हम रिएक्शन ला रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, नाउ द सेकंड एग्जांपल इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इसकी देखो, ये बहुत ही सिंपल है, अभी आप देखोगे। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किस में कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल में, ताकि कन्वर्ट हो जाए किस में, वेजिटेबल घी में। ओके, सो द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी सिंपल कि भाई जो वेजिटेबल ऑयल है इसका स्टेट बताओ क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन को, जिसका स्टेट क्या होगा, गैसियस। ओके, और ये कन्वर्ट होगा किस में, वेजिटेबल घी में।
कैटलिस्ट क्या होता है? निकल, विच इज़ अ सॉलिड. सो दीज आर द टू वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. ठीक है, तो अगर आप ये रिएक्शंस याद कर लेते हो सो ये मान के चलिए कि अगर इस वाले टॉपिक में से दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ कैटालिसिस इज ऑल्सो clear to you. Now let's move on to our today's last concept, that is the explanation of the phenomena of catalysis. कि आप समझ पाओ कि भाई कैटालिसिस कैसे होता है. और स्पेशली बात करूँगा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की ऑन द बेसिस और ऑन द थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन. क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक है कैटालिस्ट, इसको हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, इसको पढ़ रहे हैं. सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस फिनोमेना का रिलेशन सरफेस फिनोमेना से होगा ही होगा. So for that I am turning the page. Please note down the remaining things by pausing the video. अब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. हेटेरोजीनियस कैटालिसिस बहुत ही सिंपल थ्योरी है. ओके, सो मस्ट बी केयरफुल. वेरी वेरी सिंपल थ्योरी. सो इसके अंदर बच्चों दो थ्योरीज़ हैं. एक है ओल्ड थ्योरी और दूसरी है बच्चों मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी. ठीक है, सो एक एक करके दोनों को हमें डिस्कस करते हैं. जो इंपॉर्टेंट है और जो इस समय पर एप्लीकेबल थ्योरी है दैट इज़ द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी. बट पहले समझते हैं कि भाई ओल्ड थ्योरी क्या थी. दैट वाज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, भी उसका नाम था. सो ओल्ड थ्योरी, और इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस. एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस. पहले समझते हैं कि ओल्ड थ्योरी ने क्या कहा. ओके, विद रिलेशन टू द रिएक्शन ऑफ कैटालिसिस. सो ओल्ड थ्योरी बहुत ही सिंपल फिनोमेना पर बेस्ड थी. उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात कह दी. ओके, दैट इज़ कि भाई जो आपका कैटालिस्ट है उसके सरफेस पर जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आते हैं और उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं. एड्जॉर्ब होने के बाद जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे उतना ज़्यादा आपके रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा. और जो हीट निकल रही है, यू नो वेरी वेल दैट एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आई हैड टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू एड्जॉर्प्शन. सो भाई एड्जॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं वैसे वैसे कुछ हीट भी बाहर निकल रही है उस कैटालिस्ट में से. ओके, तो वो हीट यूज़ कर रहे हैं आपके रिएक्टेंट्स अपने रेट को बढ़ाने के लिए. सो दिस वाज द ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटालिसिस. सो कहीं ना कहीं जब इन्होंने हीट एड्जॉर्प्शन की बात करी सो दे इंक्लूडेड द कैटलिस्ट इनटू देयर कंसर्न. उन्होंने कैटलिस्ट को भी अपने रिएक्शन में कहीं ना कहीं पार्ट लेता हुआ समझ लिया था. ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम कैटलिस्ट वाज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन by giving out the heat of adsorption which was being used by the reactants to convert into product and thereby increase their rate. Okay, so this was the old theory. इसको लिखोगे ऐसे, इसको लिखोगे बच्चों ऐसे that the reactants are adsorbed on the surface, adsorbed on the surface of catalyst. The increase in the concentration of reactants, या पहले मैं इसको लिख लेता हूँ और फिर बाद में आपके लिए वीडियो को ऑन कर दूँगा. सो दिस इज़ दी ओल्ड थ्योरी इन फ्रंट ऑफ यू. और यहाँ पर जिस फैक्टर को उन्होंने कंसिडर किया था दैट एक्चुअली इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन वॉज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, दिस वॉज द फैक्टर कंसिडर्ड बाय द ओल्ड थ्योरी, दैट इज द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस इन द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन. सो दिस वॉज द ओल्ड थ्योरी, अ वेरी वेरी बेसिक थ्योरी. और आपके एग्जाम्स के अंदर ये ओल्ड थ्योरी आती भी नहीं है. ओके, बट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस तो यू मस्ट नो अबाउट इट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी थ्योरी भी है. ओके, एंड दे हैड सेड ऑल दीज थिंग्स in a very very simpler manner in some terms which are very very well known to you. Okay, so now I'll be telling you the modern adsorption theory. Modern
adsorption theory. So what they actually did was that despite of using the factor of the heat of adsorption being the reason for the increase in the rate of concentration, increase in the rate of the reaction, they considered the formation of intermediate compound, okay, for the increase in the rate of a reaction. बाकी देखो जो इन्होंने कहा था वो इन्होंने भी माना कि भाई जो रिएक्टेंट्स हैं वो आते हैं और कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बात तो इन्होंने भी इनकी मानी, बट जो नहीं मानी वो थी ये वाली बात, नीचे वाली बात, ठीक है। इन दिस दे कंसिडर्ड द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. सो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड दी ओल्ड थ्योरी. सो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है ओल्ड थ्योरी का प्लस एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जो आप चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. वो कंपाउंड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, फॉर्मेशन थ्योरी. ओके, सो क्या किया, जो पहले के कुछ फैक्टर्स थे वो उन्होंने सेम यही माने जो ओल्ड थ्योरी ने माने थे कि रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, पहले डिफ्यूज़ हो रहे हैं, फिर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ओके, एंड आफ्टर दिस इस फैक्टर को उन्होंने एक्सक्लूड करके इस थ्योरी के फैक्टर को कंसिडर कर लिया, दैट इज़ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के फैक्टर को. सो ये बेसिकली 5 स्टेप्स का मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल 5 स्टेप्स हैं. ओके, जो पहले के 2 स्टेप्स हैं वो तो बहुत ही सिमिलर हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्टेप्स. सो पहले स्टेप्स में जो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी है वो कहती है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो पहले डिफ्यूज़ हो रहे हैं कैटलिस्ट पर, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आ रहे हैं और अभी कैटलिस्ट पर सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़ हुए हैं. बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बच्चों जो एड्जॉर्प्शन है ये 2 टाइप्स में होता है, एक होता है बच्चों फिजॉर्प्शन और एक होता है केमिजॉर्प्शन. ओके, सो ये जो एक्चुअली में कैटलिस्ट है ये है एक एग्जांपल ऑफ केमिजॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट दैट विल बी अ केमिकल बॉन्ड. तो अभी तक वो बॉन्ड बना नहीं है, अभी सिर्फ डिफ्यूज़ हुए हैं, अभी आकर के सिर्फ रेस्ट किया है उसने कैटलिस्ट के ऊपर. सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1 कि अभी रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ आए हैं और कैटलिस्ट पर आकर के सिर्फ और सिर्फ भाई बैठे हैं और कुछ नहीं हुआ है अभी. ओके, सो दिस इज़ अ फिजिकल स्टेप. नाउ वील अप्रोच टू अ केमिकल स्टेप. केमिकल स्टेप क्या है कि अब जो आपके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं नाउ दे आर बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कि अब जो है अब बॉन्ड बनना शुरू हो गया है आपके रिएक्टेंट्स में और कैटलिस्ट में. ओके, अ वेरी वेरी वीक बॉन्ड. सो नाउ इट इज द एड्जॉर्प्शन of reactant molecules on the surface of catalyst, of reactant molecules on the surface of catalyst. Let me show you each and every step very very precisely, क्योंकि ये एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर भी आती है. सो पहले स्टेप में देखो, समझने की कोशिश करना कि आपके पास आपका कैटलिस्ट है. ओके, दिस इज योर कैटलिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. सो ये आपका एक कैटलिस्ट है. अब क्या हो रहा है पहले स्टेप में कि रिएक्टेंट्स आकर के बस बैठ रहे हैं इसके ऊपर, डिफ्यूज़ हो रहे हैं, बस मिल रहे हैं इससे, दैट इज़ प्लस A प्लस B. मतलब 2 रिएक्टेंट्स थे A और B, सो दोनों आकर के अभी इस पर बस बैठे ही हैं. ओके, कोई भी केमिकली कुछ भी इसके अंदर अभी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ है. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1 जो आप देख रहे हो. ठीक है, ये वर्ड्स में है, ये डायग्राम में है. अब सेकेंड स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे कि भाई इन दिस सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है कि यही जो सेम रिएक्टेंट है, सॉरी जो सेम कैटलिस्ट है, नाउ इट हैड स्टार्टेड टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन दीज रिएक्टेंट्स. कि इसने क्या किया, अब एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया है बिटवीन द रिएक्टेंट A एंड द रिएक्टेंट B, दैट इज केमिजॉर्प्शन. ओके, सरफेस पर ये अब आकर के एड्जॉर्ब्ड हो गए हैं, दैट इज A ने मान लेते हैं ये पोजीशन ले ली और B ने मान लेते हैं ये पोजीशन ले ली है. ठीक है, सो दिस इज द स्टेप नंबर 2, दैट इज एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कैटलिस्ट. सो अब आता है आपका स्टेप नंबर 3
कि जो ये दो रिएक्टेंट्स यहाँ पर आप बहुत ही आपस में क्लोज आ गए हैं, अब क्या होगा, ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में फॉर्म करेंगे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कैटलिस्ट भी होगा, रिएक्टेंट ए भी होगा और रिएक्टेंट बी भी होगा, ठीक है। ये क्या है, अब ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इसे स्टेप नंबर 2 में ना दिखा करके आई विल बी शोइंग इन स्टेप नंबर 3। पहले लिख लेते हैं स्टेप नंबर 3 को, फिर दिखा देंगे आपको। ओके, सो लेट मी राइट डाउन दी स्टेप नंबर 3 ओवर हेयर। सो स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है एक्चुअली में, एक रिएक्शन के अंदर एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, दैट आई हैड टॉट टू इन चैप्टर नंबर 4। तो क्या होता है कि भाई दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट तभी फॉर्म करेंगे जब उनके अंदर होता है एक इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। दैट इज देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन फॉर बिटवीन टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इनको एक प्रॉपर मैनर में आपस में अरेंज कर लेता है अपने पास, और जो ये बॉन्ड होता है विद दी कैटलिस्ट इट्स वेरी वेरी वीक। ओके, सो बच्चों क्या होता है कि ये जो साइड्स हैं ए और बी की रिएक्टेंट साइड्स, वो आपस में बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में रखी होती हैं, उसकी वजह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपली फॉर्म हो जाता है। सो नाउ आई एम शोइंग यू द स्टेप नंबर 3 ओवर हेयर। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चों, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, ये आपके पास रिएक्टेंट ए था, ये रिएक्टेंट बी था, अब क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया बिटवीन ए एंड बी एज वेल, कि जो इनकी रिएक्टिंग साइड्स थी दे कोलाइडेड इफेक्टिवली एंड दे फॉर्म्ड एन इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज अ कंपाउंड ऑफ कैटलिस्ट एंड द टू रिएक्टेंट्स। ओके, सो इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 सेज दैट कि अब ये जो बॉन्ड था इन रिएक्टेंट्स का विद दी कैटलिस्ट, दैट इज जो केमीज ऑप्शन हुआ था, जो केमिकल बॉन्ड बना था, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीज ऑप्शन। अगर हम आने को बोलेंगे एड्सॉर्प्शन तो जाने को बोलेंगे बच्चों डीज ऑप्शन। सो अब ये क्या होगा, ये ए टू बी वाला जो मॉलिक्यूल है इट विल डीजॉल्व फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट। ओके, सो आप इसको लिख सकते हो दैट नाउ देयर विल बी द डीजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, या अब वो रिएक्टेंट्स नहीं रहे, अब वो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। सो डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। क्योंकि देखो ये होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जाएंगे नहीं तो नए वाले आएंगे कैसे, फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। ओके, अगर ये अपनी प्लेस को नहीं छोड़ेंगे सो जो और बाकी रिएक्टेंट्स हैं उन्हें भी तो आकर के यहाँ पर कंबाइन होना है ताकि वो भी प्रोडक्ट्स बना पाएँ। सो क्या होता है जब इसका काम हो जाता है, सो नाउ इट गेट्स डीजॉर्ब्ड, डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, सो दैट the catalyst surface is available for more reaction to occur. So that the surface of catalyst is available again, catalyst is available again for more reactants. ठीक है, सो दिस इज दी स्टेप नंबर 4 कि अब क्या हुआ स्टेप नंबर 4 में कि आपके पास जो कैटलिस्ट था वो एज इट इज आपको मिल गया, जो पहले था वो वैसे का वैसा ही है। कि जो A टू B था बच्चों वो सेपरेट हो गया, इसको हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन, कि जो इनके पीछे बॉन्ड बना था वो ब्रेक हो गया। ओके, सो अगर अब डीजॉर्प्शन हो गया है एडजॉर्प्शन के बाद, तो अभी क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं दे विल डिफ्यूज अवे फ्रॉम दी रिएक्टेंट्स। वो होता है स्टेप नंबर 5, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दी कैटलिस्ट सरफेस। ये होता है आपका बच्चों स्टेप नंबर 5 और यही आपका लास्ट स्टेप है।
ठीक है, क्योंकि अगर पहले के 2 स्टेप, पहले डिफ्यूज़ हुआ फिर एड्जॉर्ब हुआ, तो पहले डिजॉर्ब होगा फिर डिफ्यूज़ अवे होगा। ठीक है, बीच में नई चीज़ क्या आ गई है, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट मेड इट डिफरेंट फ्रॉम दी ओल्ड थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो अगर ये एग्जाम में लिखने को आती है, सो डायग्राम मैं आपसे कहूँगा बना करके आना, क्योंकि ये 3 मार्कर क्वेश्चन तो होगा ही होगा। ओके, बिकॉज डायग्राम एड्स वैल्यू टू योर आंसर। यहाँ पर अगर आपने कुछ रॉन्ग भी लिख दिया बट डायग्राम आपका एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि वो आपको अच्छे से मालूम है डायग्राम बनाना बहुत आसान है यहाँ पर। सो आपको एग्जामिनर फोर्सफुली 3 मार्क्स दे देगा। ओके, सो ओवर देयर आई विल रिकमेंड यू कि आप डायग्राम भी इसको बना करके आना। ओके, सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड अस दैट हाउ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। बट इसका एक बच्चों फेलियर भी है कि इसने हमें प्रमोटर्स और पॉइजन्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इसका डिसएडवांटेज, सो इसका फेलियर या फिर डिसएडवांटेज आप लिख लीजिए भाई। डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न थ्योरी क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स to explain the concept of or the action of promoters and poisons, कि भाई एक प्रमोटर और पॉइजन कैसे इस कैटलिस्ट की एबिलिटी को बढ़ाते या फिर घटाते हैं, वो ये आपकी थ्योरी नहीं बता पाई विद रेफरेंस टू सरफेस केमिस्ट्री। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। ये भी आता है एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के साथ कभी कभी, with modern adsorption theory, what is the disadvantage of this theory। ठीक है, so that was all about the adsorption theory of heterogeneous catalysis। so I hope this theory is clear to you। so for today's video that's all। by tomorrow's video we'll complete this concept of catalysis in surface chemistry। so thank you very much।